रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दाम अजल में रहे। नासिर काज़मी साहब ने कहा है, रोको ना, दुआ कौन मांगेगा? जिसने किरत की हुई दुआ मांगेगा। जब तिलावत बिना आलिम की होगी तो दुआ भी हो जाएगी। आइए अब इस नशिस्त की आखिरी मंजिल पर मैं आज की महफिल की सदर मुल्तान नाक़िद मोहतरम जनाब सलीम शहजाद साहब को दरख्वास्त करूँ तशरीफ लाएं और खुद बैठदार या अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सलीम शहजाद बहुत अच्छी तकरीरें हमने सुनी। इसको नीचे कर थोड़ा सा, ठीक है। मैं बहुत अच्छी तकरीर नहीं करता हूँ, इसका अरेंजमेंट आप कर रहे हैं। क्या करूँ? नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था जी कि मैं अच्छी तकरीर नहीं करता, अरेंजमेंट ना कीजिए कुछ। ये हम लोगों को तय करने दीजिए सर। देखिए अभी हमने तकरीर तो सुनी और मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि ये ताज़ियती तकरीरें बहुत कम थी। इसमें 20-30% जो रहा होगा तकरीरों में वो ताज़ियत से मुताल्लिक़ था, या फिर हमने फारूकी साहब का नाम ले लेकर उसको अपने मौजू को आगे ढकेला। बाकी तो मुतालिया और नज़रियात वगैरह वगैरह और ज़बान और अदब क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और समाज में क्या होना चाहिए, अदब को क्या फ़ायदा, अदब से क्या फ़ायदा पहुँचेगा समाज वालों को, समाज को, ये सारी बातें हम करते रहे। मैं जानते होंगे आप कि फारूकी से मेरे कम से कम 30-40 साल पुराने ताल्लुकात रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले तक। मैं आपको बताऊं कि मेरी पहली मुलाकात फारूकी साहब से 1985 में दिल्ली में हुई और मेरे पास कुछ यादें हैं उनकी, मैं वही आपसे शेयर करता हूं कि वो 5 रोज़ा सेमिनार था अफसाने पर। 5 दिन से हम लोग एक बड़े हॉल में बैठे थे, दरवाजे बंद थे, कोई बाहर जा नहीं सकता था, ना आता था कोई। बस रोज़ नए नए मुकर्रिर, नए नए अफसाने, नए नए तजज़िये वगैरह हो रहे थे। फारूकी साहब भी थे उसमें। आखिरी दिन एक शख्स ने आकर ऐलान किया कि आज शाम में फारूकी साहब के मकान पर जो मदुईन है, सामीन है वगैरह वगैरह सबकी चाय पार्टी रखी गई है। ये ऐलान कर दिया उसने। हम लोगों ने भी सुन लिया। थोड़ी देर के बाद वो शख्स मेरे पास आया और एक चिट्ठी मुझे पकड़ाई उन्होंने। मैंने देखा उसमें वो ये बात लिखी थी, फारूकी साहब ने अपनी दस्तखत से लिखी थी कि शहजाद साहब शाम में 5 बजे हम सब मिलते हैं। तो मैं लगा तो ऐलान हो चुका है ना। तो वो शख्स इतना मुतासिर था उस चिट्ठी से, मैं तो बिल्कुल असर नहीं लिया मैंने, लेकिन उसने कहा कि फारूकी साहब ने सिर्फ आपको चिट्ठी दी है, क्या बात है, ये रखिए, संभाल के रखिए। तो अरे भाई ये कोई बहुत, ये तो ऐलान हो चुका था, फिर काहे के लिए नहीं। बोले फारूकी साहब का मिजाज ही ऐसा है। बहरहाल ये मेरा पहला उनसे कांटेक्ट था। बाद में, बल्कि उससे पहले से हमारे तक कांटेक्ट एक रिसाले के ज़रिए चले आ रहे थे। शबखून जो इलाहाबाद से फारूकी साहब के यहाँ से शाये होता था, वो उसके एडिटर नहीं थे। उस रिसाले के एडिटर उनकी मिसेस थी, क्योंकि ये सरकारी नौकर थे और सरकारी नौकर किसी अदबी रिसाले का एडिटर नहीं हो सकता। लेकिन सारा काम पहले पेज से क्योंकि बहुत ख़ास पेज था उनका, उस पहले पेज से आखिरी पेज तक वही बहुत ख़ास पेज था। सब कुछ उन्हीं के हाथों का किया हुआ या उनका किया धरा था। और वो रिसाला ऐसा था जिसने रुझान बदल दिया हमारे उर्दू अदब का।
हमारे उर्दू अदब के जो अदीब हैं और जो उनकी फ़िक्रें थी उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया। और मालूम हुआ कि ये ग्रुप जो है शबखून का, ये सरदार जाफरी के ग्रुप के मुकाबिल खड़ा है। इस तरह दो ग्रुप उस ज़माने में पैदा हो गए, बन गए। और ख़ास बात ये कि हमारे शहर में कुछ लोग थे जो फारूकी साहब के दीवाने थे। आपको नाम याद होंगे, सैयद आरिफ साहब, रज़ाक आदिल और नसीम साहब और एक साहब और वगैरह वगैरह में मैं। तो हम लोग शबखून बहुत तवज्जो से पढ़ते थे, बहुत तवज्जो से। मगर ये ख्याल आता था कि इसमें छपेंगे कैसे हम लोग, क्योंकि उसमें छपना बहुत ही अहम बात थी। बहरहाल सैयद आरिफ ने हिम्मत करके गज़ल भेजी, वापस आ गई, फिर भेजी गई, वापस आ गई। मैं अब किसी को बताए बगैर मैंने भी 2 गज़लें भेज दी। तो फारूकी साहब का लेटर आया मुझे कि आप 10 गज़लें भेजिए। मैं तो बिल्कुल हिल कर रह गया। और मैं सोचिए खैर अगर सैयद आरिफ को बताऊँगा या किसी शायर को बताऊँगा तो यकीन ही नहीं करेगा वो। बहरहाल बताया मैंने, अरे भेज दो यार, वो 1-2 गज़लें छापेंगे बस। आप देखिए 10 गज़लें एक साथ छाप दी उन्होंने। क्या बात, वाह वाह वाह। ये मेरा राब्ता फारूकी साहब से इस किस्म का था। एक और वाक़या इस तरीके से ये रहा कि जिस रिसाले में यानी शबखून में हम लोग लिखना चाहते थे वो एक तजुर्बा पसंद रिसाला था। हर सिंफ में तजुर्बा, गज़ल, अफसाना, शायरी, तनक़ीद वगैरह जो कुछ भी अदब में लिखा जाता है उसमें तजुर्बा पसंदी की ख़ास अहमियत थी। और फारूकी साहब का नज़रिया यही था कि ज़बान में, अदब में तजुर्बात होते रहना चाहिए। अब ये तजुर्बात वगैरह कैसे होते हैं इसके बारे में हम आज ये कहें कि शायर का उसलूब ऐसा होगा, अफसानेगार का उसलूब ऐसा होना चाहिए, तो ये सारी बातें जो है हम तय नहीं कर सकते। जो अफसानेगार है वो खुद तय करेगा कि मेरी ज़बान कैसी होगी। नक्काद को इसका हक़ नहीं है कि बताया कि ऐसी ज़बान लिख। मैं खुद जो अपनी ज़बान लिखता हूँ जानते हैं लोग कि थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये है कि मुश्किल कहने के सिवा मेरा कोई चारा ही नहीं है। मैं मुश्किल के बगैर रह ही नहीं सकता। बहरहाल ये हम लोग चूँकि तजुर्बा पसंद कहलाते थे, मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में, आपको याद होगा हम लोग साथ में आते थे कॉलेज में, एक ड्रामा लिखा था नज़्म में, बहुत बड़ा था, 25-30 सफ़े का, और कहीं छपवाने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि जो कुछ उसमें था बहरहाल वो शबखून में छपने वाला था। तो मैंने वो ड्रामा वहाँ भेज दिया। आप देखिए कि रब्त कारी से या अपने पर्चे में किसी छपने वाले का जो ताल्लुक़ होता है वो ऐसा था कि फारूकी साहब ने तो उसको मंजूर कर लिया कि आज को हम छाप रहे हैं। किताबत कराई, 25-30 सफ़े की किताबत उस ज़माने में हाथ से लिखा जाता था, और वो किताबत शुदा पूरा मवाद मुझे भेज दिया कि देख लो इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। क्या बात है, वाह वाह। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने बहरहाल देखा तो 2-4 जगह गलतियाँ थी, वहाँ मैंने निशान लगा दिए और उसको वापस किया उस चीज़ को। फिर उसके बाद उन्होंने उसको फिर पढ़ा होगा और फिर ख़त लिखा मुझे कि अब भी अगर चाहो तो आप देख सकते हैं, भेज दूँगा दोबारा आपको। इतना टाइम रहा। बहरहाल उन्होंने ये जो कुछ वाक़या मेरे साथ हुआ उन्होंने, तो मैं तो यार मुरीद हो गया उनका एक तरह से। फिर भी कुछ दिनों के बाद जब उनकी किताब शेर शोरंगे जिस वक्त छपी तो अल्लाह के करम से हम भी कुछ हो गए थे। तो मैंने उस किताब पर 4 जिल्दों में किताब है, तकरीबन 4000 सफ़े की होगी। मैंने एक मज़मून, बहुत छोटा मज़मून लिखा, सिर्फ 50 सफ़े का, सिर्फ 50 सफ़े का। हाँ, 4000 सफ़े की किताब। लेकिन वो 50 सफ़े एक ख़ास मौजू पर थे कि फारूकी साहब ने मीर से मुकाबला करते हुए और शायरों का किस तरह और बड़े बड़े शायरों को उठाकर भटकाया और मीर को खड़ा किया। ये मेरे जहन में था, तो मैंने वो सारी चीज़ें निकाल कर रख दी उनको। और वो मज़मून मेरा कम से कम 3 या 4 किस्तों में छपा, तो जाहिर है कि उससे कुछ थोड़ी बहुत धूम मची होगी, और वो धूम मचाई उनके हवारियों ने। और ये हुआ कि वो तो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन हवारियों की राय मेरे पास बहुत आती थी कि फारूकी साहब ऐसा, फारूकी साहब का आपने ऐसा लिख दिया, वैसा लिख दिया। और एक बार फिर मेरी जब मुलाकात हुई उनसे, दूर दूर बैठे थे हम लोग, बहरहाल सामने खाने के वक्त सामने आ गए, तो किसी ने कहा कि ये इनसे
आप पर मजमून इन्होंने जो लिखा है, अरे इनकी सोच अलग है यार, हमारी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है। बिल्कुल इस तरीके से ऐसे इसी ढंग में इन्होंने बात की और टाल दिया, जैसे हम लोग टालते थे बच्चों को, इस तरह टाल दिया। फिर ये हुआ एक ज़माने के बाद, तकरीबन एक ज़माना हो गया। आपको मालूम है मैं बाल भारती से जुड़ा हुआ हूँ। बाल भारती में महाराष्ट्र के बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले सब जमा एक जगह, इलियास सिद्दीकी साहब आपको मिलाकर। वहाँ पर फारूकी साहब जिस वक्त कौमी काउंसिल में डायरेक्टर थे, वो पूना कैंपस में आए हुए थे, आज़म कैंपस में वो आए हुए थे। तो हम लोग बाल भारती की मीटिंग चल रही थी, ज़ाहिर हम लोग फारूकी साहब से मिलने जाएंगे। पूरा ग्रुप जो था 15-20 लोगों का वहाँ पर पहुँचा। आप सोचिए, मैं अंदर गया जैसी हाल में, छोटे से कमरे में सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने अरे सलीम शहजाद ऐसे करके लिपट गए। खैर जैसे उसके बाद एक बहुत बड़ा अदीब जो था वो अंदर आया, हमारे साथ मीटिंग में था वो भी, जो उनको लताड़ना शुरू किया फारूकी साहब ने, बहुत गुस्से में आ गए और ये सुना, वो बहुत तरह तरह की बातें सुना डाली उनको, और वो बेचारे खामोश शरीफ आदमी कुछ बोल नहीं सके। मामला ये था कि अभी हमारी इस फंक्शन में भी उस बहुत बड़े नक्काद का नाम आया फारूकी साहब के साथ। समझने की क्या बात है, गोपी चंद नारंग। तो उस वक्त मौलाना को डांटते थे, फारूकी मौलाना कोई नहीं, नशीद साहब को। तो उसकी वजह ये थी कि मौलाना ने, हमारे नशीद साहब ने एक मजमून नारंग पर लिखा था और उस मजमून को इधर उधर इस तरह पहुंचाया और इस तरह काट छाट के छपा, और कुछ बातें जो बहुत मामूली थी उसको बड़ा करके अखबार में छाप दिया उन्होंने, रिसाले में छाप दिया। वो फारूकी साहब ने पढ़ा होगा या पढ़कर उनको सुनाया गया होगा, तो उसका बदला उन्होंने वहाँ पर मौलाना से लिया बेचारों से। तो इस तरह के यानी वो बर्दाश्त भी नहीं करते थे। बहरहाल फिर शाम के वक्त जब हम लोग खाने वाने खा के हटे वहाँ से, कौन है यार तुम्हारी बाल भारती क्या है, ज़रा देखूँ तो मैं आके, ऐसा खुद कहने लगे। मैं चाहता हूँ ज़रा मिल लेता हूँ, क्योंकि उनका एक ख़ास मुरीद वहाँ पर था हमारे साथ, फारूकी साहब का, मिदतुल अख्तर ने उनको तैयार किया कि चलिए बाल भारती अब आइए। तो एक दिन वहाँ पर वो आए, वहाँ पर बहुत दिन भर बैठे रहे और तरह तरह की बातें। उसी ज़माने में मेरी एक किताब मैंने जो लिख की है गालिब की डिक्शनरी, उसको शाये करने के बारे में मिदत ने प्रपोजल रखा कि इन्होंने ऐसा लिखा है और वो काउंसिल शाये करे इसको। तो वो इत्तेफाक से 2-4 सफ़े मेरे पास रखे थे, उन्होंने उसको देखना शुरू कर दिया। वहीं क्या लिखा मैंने, ये इस तरह पहले ही बिल्कुल पैकर तस्वीर इस तरह ये सब है। अरे यार तुमने ऐसा क्यों लिखा, पैकर तस्वीर क्यों लिखा? बोला इसलिए गालिब ने लिखा है। नहीं ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो पैकर अलग तस्वीर अलग, पैकर तस्वीर अलग। बोला हज़रत मैंने 15 सफ़े लिखे हैं, तो इस तरीके से 3000 सफ़े की किताब हो जाएगी। अरे हो जाने तो मैं हूँ ना, मैं हूँ काउंसिल में छापने के लिए। अभी तक नहीं छपी किताब, अभी तक नहीं छपी। तो फिर नारंग साहब आए, वहाँ नहीं आए, साहित्य अकेडमी में आए। साहित्य अकेडमी में नारंग साहब से भी वैसे मेरे रब्ता जैसा इनसे था वैसी है। तो शान हम उस किताब को शाये करेंगे, गालिब पर किताब ही नहीं, क्या मतलब। बहरहाल आप इतने सवाल भेज दीजिए, मैंने 100 सवाल भेजे उनको, 100 सवाल भेज दिए। उसके बारे में क्या कहते हैं, अरे यार तुमने बहुत ज़्यादा लिखा है। एक कह रहा है बहुत कम लिखा है, एक कह रहा बहुत ज़्यादा लिखा है। मैं हूँ मतलब मैं हज़रत देखिए गालिब ने जो लिखा है वो चीज़ मैंने उस पर लिखा है। अब मैं आपकी तरफ से और फारूकी साहब की तरफ से कुछ कहने वाला नहीं हूँ। ये किताब ऐसी छपेगी नहीं छपेगी तो पढ़ी रहेगी और लोग अफसोस करते रहेंगे, मुझे क्या करना है। मैंने अपने शौक़ के लिए लिखी है, पढ़ी है, अभी तक पढ़ी हुई है। बहरहाल ये इस तरह के वाक़यात फारूकी साहब के साथ मेरे होते रहे। और एक बता दूँ और वाक़या, ये वाक़या है मद्रास यूनिवर्सिटी का। मद्रास यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था डिक्शनरीज़ पर। आप लोगों को शायद खबर हो कि मैंने 20-25 मज़ामीन डिक्शनरीज़ पर लिखे हैं। तो ज़ाहिर है एक मजमून मेरे से मद्रास यूनिवर्सिटी वाले लिखाएंगे, वहाँ फारूकी साहब भी थे। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से था वो सेमिनार, और पढ़ने वाले सारे प्रोफेसर थे, सारे हमको छोड़कर, फारूकी साहब को और मुझे छोड़कर। हम दोनों प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन सारे के लोग प्रोफेसर और मशारा वो मज़ामीन लेकर, पर्चे लेकर वहाँ पर हाजिर थे। अब प्रोग्राम शुरू हो रहा था।
बैठे थे हम लोग स्टेज पर, तो अनाउंसर ने यानी उस्मान गनी ने ऐलान के फारूकी साहब वहाँ से वहीं से बोलते हैं, यार पहले सलीम को पढ़ाओ। यार फंसाया मेरे को, नहीं पहले इनको पढ़ा, बाद में प्रोफेसर को सुनते रह गए। तो मुझे पहले खड़ा कर दिया गया वहाँ पर बिल्कुल, और मजमून मैंने पढ़ा और वो सिर्फ 2 लफ्ज़ों पर था पूरा मजमून, एक आदमी और एक इंसान, और ज़ाहिर गालिब का शेर होगा। तो मजमून सुनने के बाद फारूकी साहब ने कहा कि यार बस बहुत हो गया अभी, अब दूसरे मज़ामीन सुनना नहीं चाहता मैं। तो इस तरह के जो वाक़यात मेरे साथ उनके साथ उनसे हुए हैं और बहुत रब्त रहा है। अल्लाह का करम है कि अच्छा रहा है, मगर अब अल्लाह की मर्ज़ी कि किसको कब उठा ले। अभी कुछ ज़माने तक तो बहुत लिखते रहे, वो तरह तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी जिसका जिक्र भी यहाँ पर आया, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कई चांद थे सरे आसमां को उन्होंने पढ़ लिया, मुझे अभी भी शक है क्योंकि किताब तो उनके घर में ज़रूर होगी और दूर से देख लेते होंगे कई चांद थे, बहुत सारे चांद हैं, ठीक है, बहुत उजाला है, लेकिन बड़ा काम किया ज़बरदस्त। और उनका एक ही नावल याद है, उनका दूसरा नावल भी है, बताएंगे नाम उसका नाम बताएंगे आप? फारूकी साहब का दूसरा नावल भी है, मगर वो इतना ज़ख़ीम नहीं है, ज़रा सा है, और है लेकिन वैसे ही वो भी, उसका नाम है कब्ज़ ज़मा। ज़माने को कब्ज़ जिस तरह हो जाता है, छोटा हो जाता है ज़माना। जैसे एक कहानी मशहूर कि एक शख्स नहाने गया नदी में, उसने डुबकी लगाई, बाहर निकला तो औरत बन गया, और कोई उसको मच्छर लेकर चला गया, उसकी शादी, उसके बच्चे हुए, उसके बाद वो कई बरसों के बाद नहाने के लिए आया, डुबकी लगाई, इधर आया तो फिर वही था। तो ये कब्ज़ जो ज़माने का कब्ज़ हो जाता है, एक बहुत मशहूर वाक़या है कब्ज़ ज़मा का, असहाब कहफ़ का वाक़या। तो इस मौजू पर उन्होंने एक छोटा नावल लिखा है और इसको लोग पढ़ते नहीं, लेकिन मगर हमने उसका एक पैसेज 11वीं जमात में दिया है, जिसमें उस ज़माने शेर शाह, ये सूरी ख़ानदान के ज़माने में, सलीम सूरी, उसके ज़माने में जो दिल्ली थी वो कैसी थी, इस ताल्लुक़ से तलबा को मुतारिफ़ कराने के लिए हमने वो 2-4 सफ़े सबक के तौर पर उसमें शामिल किए हैं। तो कुछ टीचरों को बड़ी शिकायत है और कुछ टीचरों को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी आप देने लगे। बहरहाल ये मामलात उस शख्स के साथ रहे मेरे, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे रहे, कभी डांटा नहीं मुझे उन्होंने। और बहुत सी बातें कही जा सकती है, उनकी किताबों पर तो मैंने बहुत लिखा है, उनकी शेर शोरंगेज़ पर मेरा मज़मून भी है। उसके अलावा उनकी एक डिक्शनरी है, लुगात रोज़मर्रा, शायद हो यहाँ पर, शायद है ना, तो लुगात रोज़मर्रा जिसको कोई पढ़ता नहीं, मैंने पढ़ा उसको, उस पर मैंने मज़मून में लिखा जो मेरी नई किताब में शाया होगा। उस मज़मून के ताल्लुक़ से भी एक साहब मीरा रोड से एक रसाला निकालते हैं, इस बात, उन्होंने फारूकी मुरीद है, बहुत पक्के मुरीद हैं, तो मैंने वो मज़मून भेज दिया। मैंने कहा कि ऐसा मज़मून है, वो फारूकी साहब के ख़िलाफ़ है, हम खिलाफ नहीं है, तो जो सच्ची बात है वो छापेंगे, अभी तक नहीं छापा उसने, बिल्कुल वो पर्चा ही निकलता नहीं है। बहरहाल उसको बहाना हो गया, पर्चा ही निकलता नहीं है। लेकिन इस तरह से होता ये है अदब के लिखने में, अदब को फैलाने में और ज़बान वगैरह के ताल्लुक़ से होता ऐसा है कि हम आपस में जो यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, ज़बान की कदर वही करेंगे। आवाम को ज़रूरत नहीं है ज़बान की कदर करने की, आवाम तो सिर्फ ज़बान बोलती है, अपना काम चलाती है, और किसी भी तरह की ज़बान बोलती होगी आवाम, लेकिन हम लोगों को ऐसा मजबूर किया जाता है कि आप ऐसी ज़बान लिखिए, ये मुनासिब नहीं है। तो जो शख्स जैसा होगा वो ऐसी ज़बान लिखेगा। तो फारूकी साहब की ज़बान भी कोई बहुत आसान ज़बान नहीं है, सिद्दीकी साहब आसान नहीं लिखते हैं वो भी। अब जो आदमी गालिब पे लिखेगा वो आसान लिखेगा क्या? सही बात। जिसका मौजू इतना मुश्किल हो वो उसको आसान करते जाएगा। फारूकी साहब से मेरी ये बात हुई कि आप फारूकी साहब अगर आप एक शेर के 10 मानी बताते हैं तो मैं 11वें के लिए भी तैयार हूँ। आप 11वें की मानी बताइए ना, बताइए 11वें मानी बताइए, क्योंकि ये एक नज़रिया ही चल पड़ा है, हमारे यहाँ पहले ज़माने से है, लेकिन चूँकि फ़्रांस में भी आया वो नज़रिया कि एक लफ्ज़ के बहुत मानी होते हैं, इतने मानी होते हैं, आप मानी के अंदर उतरते जाएंगे और एक दिन फिर मानी गायब हो जाएंगे। ये नज़रिया बना हुआ है। हमारे यहाँ वली पहले बहुत 2 साल पहले कह चुका है इस बात कि एक लफ्ज़ के बहुत मानी होते ही हैं। एक शेर जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो वो शेर मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ मानी देता है।
देता है ना। कभी फैज़ के शेर पढ़ते हैं तो सियासी मानी शामिल हो जाते हैं, कोई आशिकाना मानी भी शामिल हो जाते हैं उसमें। तो ये तो हमारे हर ज़बान की रिवायत ये का मिजाज ही होता है कि उसमें एक लफ्ज़ के एक मानी नहीं होते, लेकिन बड़े रेयर होता है कि हाँ एक लफ्ज़ के एक मानी मान लो यार। इस पर भी हमारी बहुत सारी बहस हुई है, लेकिन फारूकी से नहीं, नारंग से हुई है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर एक अपना नुकसान समझता हूँ कि एक बहुत बड़े आदमी से जो मेरा रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। अल्लाह ने हमको इस तरह महरूम कर दिया उस शख्स की बातों से, उस शख्स के खतूत से। मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात उनके हुए हैं, मेरे पास उनके खतूत के बहुत सारे, यानी एक पुलंदा पड़ा हुआ है जिसमें मैं उनको लिखता था, वो मुझे लिखते थे, और वो अलग छप जाते थे। वो फारूकी साहब ने क्लास शुरू की थी, आपको मालूम नहीं होगा, क्लास थी नहीं वो, लेकिन बन गई थी, क्योंकि पहला सवाल मैं नहीं किया था उनसे, और वो सवाल उन्होंने नहीं, उनके एक हवारी ने इस तरह किया कि एक मुरीद एक पीर से पूछ रहा है जनाब फरमाइए क्या बीच इस मसले क्या फरमा दें आप। तो इस तरह की बातें उनसे होती रही थी। अब जाहिर है कि नहीं होगी, लेकिन अल्लाह करे कि वो उनकी मग़फ़िरत हो जाए, और ये कि उनका बदल मिल जाए, इल्ला माशाअल्लाह। शुक्रिया।